हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम अपनी गेट 2023 लीनियर अलजेब्रा सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो भी हमने टॉपिक पढ़े हैं अभी तक हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक कवर कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम उन पे जो बेस्ड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आज हम गेट 2021 में क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देखेंगे एंड गेट 2020 में क्वेश्चन नंबर 28 जो आया है हमारा उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा गेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें आपको दिया हुआ है लेट टी सच दैट R3 to R3 बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी 111 की इमेज दे रखी है 1 minus 1 1 एंड टी स्क्वायर 111 की इमेज 111 एंड टी स्क्वायर 112 की इमेज 111। तो आपसे इसमें रैंक ऑफ टी के बारे में पूछा हुआ है कि रैंक ऑफ टी क्या होगी। तो सबसे पहले जो गिवन है लिख लेते हैं। तो आपको दिया है टी 11 की इमेज, टी 11 की इमेज दे रखी है आपको 1 minus 1 1। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, तो अच्छे से देखिएगा इसे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है टी स्क्वायर 111 की इमेज 111 एंड टी स्क्वायर 112 की इमेज 111। क्लियर। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ आइडिया अभी तो नहीं हो रहा होगा कि रैंक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टी स्क्वायर 1 1 की इमेज पता है क्या है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन पहले वाले में दोनों तरफ टी जनरेट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर 1 1 इक्वल टू, इधर हो जाएगा पर टी 1 कॉमा -1 कॉमा 1 और इक्वल टू क्या आएगा, यानी कि टी स्क्वायर 1 1, टी स्क्वायर 1 1 की इमेज क्या है 1 1 1, तो 1 1 1। तो यहाँ से आपको दो इमेज मिल गई, किसकी, टी की। तो टी के परस्पेक्टिव में आपको दो इमेज मिल गई है। तो पहली मिल गई है कि टी 1 1 की इमेज जो कि है आपकी 1 -1 1 और आपको मिल गई है टी 1 -1 की इमेज, टी 1 -1 1 की इमेज जो कि है आपकी 1 1 1। बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से है, बट क्योंकि आप इसे आराम से समझ सकते हैं इसलिए मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल गया है कि इसके दो एल वेक्टर की इमेज हमें मिल गई है। तो यहाँ पे दो एल वेक्टर की इमेज कैसी आ रही है, एल आ रही है। तो जब आप इसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन करेंगे तो मैट्रिक्स में आपको दो एल वेक्टर तो मिल जाएंगे, दो एल कॉलम मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, दिस विल इम्प्लाई कि रैंक ऑफ टी जो होगी आपकी वो लेस देन और इक्वल टू 2 होगी। ओ सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, क्योंकि दो तो एल मिल गए हैं, तीसरे का हमें पता नहीं है, हो सकता है कि तीसरा भी एल मिल जाए। तो रैंक ऑफ टी क्या हो जाएगी, 2 तो होगी कंफर्म और 3 भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि अभी हमें तीसरे वेक्टर की इमेज नहीं पता, अगर वो एल आ गई तो रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से तीसरे की इमेज कैसे पता करें, उसका तो कोई वो नहीं दे रखा है हमें, तो हम टी स्क्वायर पे बात करते हैं। तो देखिए टी स्क्वायर पे बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है टी स्क्वायर 1 1 2 की इमेज, टी स्क्वायर 1 1 2 की इमेज दे रखी है आपको 1 1 1 और टी स्क्वायर 1 1 की इमेज वो भी कितनी दे रखी है आपको 1 1 1। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से आपको पता चलेगा कि जब आप मैट्रिक्स फॉर्मेशन करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, दो दो एलडी वेक्टर आ गए हैं, है ना। तो टी स्क्वायर की मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है, 2, 3 नहीं हो सकती, क्योंकि 3 होने के लिए तीनों वेक्टर अलाई मिलने चाहिए थे। अब तीसरा वेक्टर क्या आता है, उससे रैंक डिसाइड होगी। सपोज तीसरा वेक्टर इन दोनों के एल आई आ गया, अगर इन दोनों के एल आई आ गया तो इसकी रैंक एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि हमें दो एल आई वेक्टर मिल जाएंगे। और अगर तीसरे वेक्टर इन दोनों की एल डी आ गया तो रैंक कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि तीनों हमें कैसे मिल जाएंगे, एल डी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, दिस विल इम्प्लाई रैंक ऑफ टी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 होगी, है ना। क्योंकि 3 नहीं हो सकती, क्योंकि हमें दो आपस में कैसे एल डी वेक्टर मिल गए हैं। तो या तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी अगर तीसरे वेक्टर की एल आई इमेज आ गई, या फिर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको देखिए अब दो कॉन्सेप्ट है
जिससे आप टी की रैंक पे बात कर लेंगे। पहला वाला ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट से अगर मैं आपको बात करूं तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट से आपको पता चल गया कि टी स्क्वायर की रैंक लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी कि टी स्क्वायर फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो होगा ऑब्वियसली। तो आपको पता चल गया डिटर्मिनेंट ऑफ टी स्क्वायर, जो भी इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन आएगा, सपोज ए आता है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर लिख देती हूँ यहाँ पे। बात वही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट जीरो है, तो दिस विल इम्प्लाई कि ए का डिटरमिनेंट भी जीरो होगा डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ए का डिटरमिनेंट क्या है, जीरो है। ए क्या था, टी का मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना ए, क्योंकि अगर टी स्क्वायर का ए स्क्वायर है तो टी का क्या होगा, ए होगा। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ए स्क्वायर और इसका क्या है, आपका ए है। तो आपको पता चल गया कि टी के जो डिटरमिनेंट है वो जीरो आ रहा है। ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि नॉट फुल रैंक मैट्रिक्स, है ना, नॉट फुल रैंक मैट्रिक्स। फुल रैंक नहीं है तो यानी कि इसकी रैंक कभी भी क्या नहीं होगी, 3 नहीं होगी, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स बनेगी ना यहाँ पे, R3 से R3 पे दे रखा है। तो यानी कि इसकी रैंक क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। 3 नहीं हो सकती तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे बोला था रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, बट 3 नहीं हो सकती, और 2 या 2 से बड़ी हो सकती है, तो फिर क्या हो जाएगी, दिस विल इम्प्लाई रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 2। तो आपकी रैंक यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एग्जैक्टली 2 आ जाएगी, है ना। क्योंकि या तो 2 होनी थी या 2 से बड़ी होनी थी। 2 से बड़ी तो हमने बोल दिया भाई 3 तो नहीं हो सकती इस वाली कंडीशन से, इससे, तो इसका मतलब उसकी रैंक एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी देख लेते हैं। एक बार मैं सारा क्लीन कर देती हूँ, है ना। तो दूसरे मेथड पे बात करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या कंक्लूड कर लिया था अपनी डिस्कशन से, कि पहली चीज हमने कंक्लूड करी थी कि रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 2 होगी या फिर 3 हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज हमने कंक्लूड करी थी कि रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2, या तो 2 होगी या फिर 1 होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, रैंक ऑफ टी मैंने क्या बताया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो पॉसिबिलिटी क्या बचती है, 2 होगी या 3 होगी। तो सपोज करते हैं 3 है रैंक, है ना, लेट लेट रैंक ऑफ टी भी 3, है ना, देन रैंक ऑफ टी इक्वल टू 3। अगर रैंक ऑफ टी 3 हो गई तो रैंक ऑफ टी स्क्वायर, अब रैंक पे हम क्या करते हैं, रैंक का फॉर्मूला लगाते हैं। रैंक की प्रॉपर्टीज क्या थी, हमें यहाँ पे रैंक ऑफ टी स्क्वायर की बात करनी है ना। तो देखिए क्या होगा, रैंक ऑफ टी इंटू टी लिख सकती हूँ मैं। तो रैंक ऑफ ए बी वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, तो रैंक ऑफ ए बी आपको पता है क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ टी कॉमा रैंक ऑफ टी। ठीक है, तो रैंक ऑफ टी कॉमा रैंक ऑफ टी का मतलब क्या हुआ, रैंक ऑफ टी। मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ टी मतलब कितना हो जाएगा, 3। तो रैंक ऑफ टी स्क्वायर यहाँ से आपको पता चल गया इज लेस देन इक्वल टू 3। अब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरा फॉर्मूला रैंक ऑफ ए बी का क्या होता है, रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। एन क्या होता था, उनका कॉमन मल्टीप्लायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया आपका 3 प्लस 3 माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ से पता चला रैंक लेस देन इक्वल टू 3। तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, ये इम्प्लाई कर देगा कि रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3। बट अभी हमने बोला था कि रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2, बट यहाँ पे इनने बोल दिया कि रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन करी थी कि रैंक ऑफ टी 3 है, वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि रैंक ऑफ टी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 2। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा कि रैंक ऑफ टी कितनी है, इसकी 2 है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा गेट 2022 में क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए, आपको दिया हुआ है लेट P बिलोंग्स टू M n क्रॉस N R।
ठीक है। P आपकी एक m क्रॉस n की रियल मैट्रिक्स है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट दिया है कि इफ एक्स पी वाई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू m वन क्रॉस m आर एंड y बिलोंग्स टू m n क्रॉस वन आर। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो ये जो x है वो क्या आपको कॉलम वेक्टर दे दिया, ठीक है, और ये आपको क्या दे दिया, रो वेक्टर दे दिया y। तो उन्होंने बोला है कि अगर एक्स पी वाई जीरो है इन सभी के लिए तो p जीरो हो जाएगा। दूसरी चीज बोली है कि इफ m इज इक्वल टू n एंड p इज सिमेट्रिक एंड p स्क्वायर जीरो देन p भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करने से पहले एक बेसिक चीज रिकॉल करवाना चाहूंगी कि सपोज करो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें एक वेक्टर दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, जिसमें ये मैट्रिक्स दे दी आपकी और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है ना, एक मैट्रिक्स की सपोज आपकी ये क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। कोई भी रैंडम वेक्टर ले लीजिए एक्स वाई जेड। क्लियर। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराते हो मैट्रिक्स की आपस में तो आप क्या करते हो, आप क्या करोगे, इसकी फर्स्ट रो की इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे, है ना, तो आप कुछ ऐसे लिखोगे ना, क्या आएगा, ए की एक्स से होगी, बी की वाई से होगी, सी की जेड से होगी, है ना, ऐसे तो मल्टीप्लाई कराओगे आप, है ना, बीच में प्लस आ जाएगा। फिर आप इसकी इससे कराओगे तो ये हो जाएगा डी की एक्स से होगी प्लस ई की वाई से प्लस एफ की जेड से। फिर आप नेक्स्ट कराओगे तो जी एक्स प्लस एच वाई प्लस आई जेड। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, ये एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट नहीं हो रहा। अगर आप ए बी सी का डॉट प्रोडक्ट करोगे एक्स वाई जेड से तो यही तो मिलेगा आपको, आप ए की एक्स से प्लस बी की वाई से प्लस सी की जेड से मल्टीप्लाई करा दोगे। हम ऐसे तो करते थे, आई आई एक्स वाले की एक्स से, वाई वाले बी वाई वाले की वाई से और जेड वाले की किससे मल्टीप्लाई करा देते थे, जेड से करा देते थे। तो यानी कि हम क्या कराते हैं, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे हम इसी पे बेस्ड सॉल्यूशन देखेंगे अपना। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको उन्होंने बोला है कि इफ एक्स पी वाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स पी वाई आपका कैसा वेक्टर बनेगा, एक्स है आपका वन क्रॉस एम का वेक्टर, ठीक है, ये हो गया आपका वन क्रॉस एम का वेक्टर। फिर आपका पी पी एम पी है आपकी एम क्रॉस एन की, है ना, एम क्रॉस एन की। और आपका यहाँ पे एक आ गया वाई वाई एन क्रॉस वन का, ठीक है, तो वाई भी कुछ ऐसा ही होगा आपका एन क्रॉस वन का, और इक्वल टू दिया है जीरो, ठीक है। तो आप क्या कर लो, इसको शॉर्ट उसमें लेने के लिए इसको सपोज कर लो, मान लिया एन मान लेते हैं, ठीक है, इसको हमने मान लिया एन। अब अगर ये एन हो गया आपका तो आपका आगे क्या बन जाएगा इसमें, अब आपका जो स्टेटमेंट था वो क्या हो जाएगा, अब आपका स्टेटमेंट हो जाएगा एन वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि पी एक्स पी को हमने एन मान लिया था, तो एन वाई इक्वल टू जीरो। तो यानी कि एन कितनी मैट्रिक्स बनेगी आपकी, वन क्रॉस एन की, है ना, तो वन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बनेगी इस तरीके से, और ये बन रही है आपकी एन क्रॉस वन की वेक्टर्स, ठीक है। तो ये दो वेक्टर हो गए और इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, यही हुआ ना, ये आपका क्या बन गया, ये बन गया रो वेक्टर, ये बन गया कॉलम वेक्टर, रो वेक्टर, और ये बन गया कॉलम वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और किसके लिए आ रहा है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m n क्रॉस वन के लिए। यानी कि आप कोई सा भी यहाँ पे वेक्टर ले आओ, y वाला कोई भी y वेक्टर ले आओ, ये इन सबके साथ n की हर हर बार क्या देगा, ये जीरो ही वैल्यू देगा। मतलब आप समझ रहे हो, आप यहाँ पे कोई भी y ले आओ, चाहे y को जीरो ले आओ चाहे नॉन जीरो ले आओ, y की कोई भी वैल्यू लेके आओगे, वो इस n के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमेशा क्या दे रहा है, जीरो वेक्टर दे रहा है। यानी कि y इज परपेंडिकुलर टू n फॉर एवरी y। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कौन सा वेक्टर हुआ जो हर एक वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर रिलेशन रखेगा, जीरो वेक्टर ऑब्वियसली। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि जो आपका n है वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यही कॉन्सेप्ट है, आगे भी हम रिपीट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अगर कहीं भी डाउट है तो आप प्लीज पूछिएगा। अब अगेन हमें मत पता चल गया एन जीरो है, अब एन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए एन जीरो आ गया, यानी कि
एन किसको माना था हमने, एक्स पी को जीरो माना, एक्स पी क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। अब एक्स क्या था आपका, एक्स था आपका 1 क्रॉस m का वेक्टर है ना, तो यानी कि 1 रो m कॉलम है ना, 1 क्रॉस m का वेक्टर, और पी था m क्रॉस n का। ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि सपोज यहाँ पे तो एक वेक्टर होगा आपका कोई भी, और यहाँ पे आपके वेक्टर्स होंगे काफी सारे, है ना। तो यानी कि मल्टीप्लाई कैसे हो रही होगी, सबसे पहले जो ये वाला वेक्टर हो रहा होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना, फर्स्ट कॉलम के साथ, इस वाले के साथ, तो वो भी क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। फिर जब ये वाला वेक्टर इस वाले कॉलम के साथ आ रहा है तब भी जीरो दे रहा है, इस वाले के साथ आ रहा है तब भी जीरो हो रहा है, एंड सो ऑन, इस वाले के साथ आ रहा है तब भी जीरो दे रहा है, क्योंकि आपको इक्वल टू में नल मैट्रिक्स मिल रही है, नल मैट्रिक्स मिल रही है ना। तो यानी कि ये वेक्टर हर एक कॉलम के साथ जीरो दे रहा है, और आप इस वेक्टर की कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे कोई भी वेक्टर ले आओगे वो हमेशा क्या करेगा, इन सब के साथ, इसके जितने भी कॉलम्स आएंगे उन सब के साथ हमेशा क्या देगा, जीरो ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप एक्स को चाहे जीरो ले आओ चाहे नॉन जीरो ले आओ, वो इसके हर एक कॉलम पे मल्टीप्लाई होने पे जीरो दे रहा है, यानी कि जो एक्स है वो इसके हर एक कॉलम के परपेंडिकुलर है ना। तो यानी कि x is perpendicular to each column of p, each column of p, x is perpendicular to each column of p। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कौन सा वेक्टर है जो हर एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, जीरो वेक्टर ऑब्वियसली, है ना। आप क्या करो, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ले लो, वो हमेशा क्या आ रहा है, इसका हर एक कॉलम क्या आ रहा है, x के परपेंडिकुलर ही आएगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि जो p का हर एक कॉलम है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि p पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, जीरो, यानी कि नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने यही पूछा था कि आपका अगर ये कंडीशन है तो p जीरो होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब दूसरे स्टेटमेंट पे बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है उन्होंने कि अगर m इक्वल टू n हो जाए, है ना, और p सिमेट्रिक हो जाए, तो p सिमेट्रिक हो जाएगी तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p ट्रांसपोज के हो जाएगा। और p स्क्वायर जीरो दे दिया है, तो p स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो p पूछा है जीरो होगा या नहीं होगा, p स्क्वायर इक्वल टू जीरो मतलब p इंटू पी इक्वल टू जीरो, तो यानी कि p इंटू पी ट्रांसपोज लिख सकती हूँ मैं इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि जो p है वो p ट्रांसपोज के इक्वल है, क्योंकि p सिमेट्रिक है। तो यहाँ से पता चल गया कि रैंक ऑफ पी ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि पी ट्रांसपोज क्या है, नल मैट्रिक्स है। अब अगर इसकी रैंक जीरो आ गई तो ये क्या, अब हमें पता था रैंक की प्रॉपर्टी से कि रैंक ऑफ पी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, विच इज इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए के। ये हमने रैंक की प्रॉपर्टी से पढ़ा था, तो ये इंप्लाइज कर देगा कि रैंक ऑफ पी जीरो, और अगर पी की रैंक जीरो आ रही है तो पी क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स हो जाएगी, तो ये इंप्लाइज कर देगा कि पी इज इक्वल टू जीरो। तो उन्होंने यही पूछा था कि अगर ऐसा है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो गया, तो इसके दोनों ही आपके स्टेटमेंट क्या हो गए, ट्रू हो गए, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।